हेलो दोस्तों, मैं दिलीप सिंह आप सभी लोगों का अपने विद्यालय के YouTube चैनल में भव्य स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग भी बहुत सुख से होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने गुरुजनों का, माता पिता का सम्मान करते होंगे और प्रेम से पढ़ाई लिखाई अपनी करते होंगे। आइए दोस्तों, आज सब्जेक्ट्स में हमारी आपकी आज पहली मुलाकात है। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। जीव विज्ञान, जैसा कि एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस की बुक में आप लोग का जीव विज्ञान शुरू होता है चैप्टर 6 के बाद। तो जिसमें चैप्टर 6 है आपका जैव प्रक्रम, जिसमें जीवन के लिए एक जीव किस किस तरह की क्रियाएं करता है उसका अध्ययन हम करेंगे। एक्चुअली अभी तक आप लोगों ने रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान पढ़ा होगा, जिसमें वस्तुओं का और उसके अंदर उपस्थित तत्वों का अध्ययन किया जाता है। और जीव विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसमें खुद का अध्ययन किया जाता है कि हमारी शरीर में हमें रहने के लिए, जीने खाने के लिए किस तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ती है और किस तरह से हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो आइए, इसमें पहला चैप्टर है आपके चैप्टर 6 में जीव विज्ञान का जो पहला चैप्टर है वो है जैव प्रक्रम। दूसरा चैप्टर है नियंत्रण एवं समन्वय। तीसरा चैप्टर है एवं 8वां जीव जनन कैसे करते हैं। और चौथा चैप्टर आपको मिलेगा अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो आइए आज चर्चा करेंगे जैव विकास, जैव प्रक्रम पर। ये देखिए, जैव प्रक्रम क्या है? खुद को पोषित रखने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए एक कोई भी जीव जो भी क्रियाएं करता है, जीव के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं वो सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। जैसा कि परिभाषा से ही परिलक्षित है कि वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी जीव अनुरक्षण मीन्स जीवन की सुरक्षा का कार्य करते हैं, वो सब जैव प्रक्रम के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब वो क्या क्या चीजें हैं? जैव प्रक्रम के अंतर्गत 4 चीजें आती हैं, जिसके पोषण है, श्वसन है, वहन है एवं उत्सर्जन है। पोषण मीन्स चीजों को ग्रहण करना, उनको ऊर्जा में कन्वर्ट करना। श्वसन का मतलब है वस्तुओं को छोटे सरलीकरण करना। उसके बाद वहन है चीजों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। तीसरा है उत्सर्जन, जो चीजें शरीर के लिए जरूरी ना हो उनका बॉडी से बाहर जाना, वो है आपका उत्सर्जन। चलिए आइए पहले बात करते हैं पोषण पे। पोषण क्या है? भोजन ग्रहण करना, पचे हुए भोजन का अवशोषण करना एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। जैसा कि पोषण क्या है? हम किसी वस्तु का ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उससे हमें शरीर को ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा को अपने नियमित जो हमारे कार्य हैं उनमें हम लगाते हैं, तो इसी को कहते हैं पोषण। ये पोषण 2 तरह का होता है। अब देखिए, पोषण के आधार पर जीवों को 2 भागों में बांटा गया है। प्रथम स्वपोषी और दूसरा है आपका विषम पोषण। ठीक है, स्वपोषी पोषण क्या होता है? पोषण का वह तरीका, जैसे स्वपोषी क्या होते हैं? जो जीव जंतु या पौधे, जो जीव जंतु अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। इंसानों में भी कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद खाते हैं, जैसे स्टूडेंट लाइफ हो गई। और कुछ होते हैं जो घरों में रहते हैं, संयुक्त परिवार में भोजन कोई और बना रहा है, भोजन के टाइम पे खाने के लिए पहुंच जाते हैं। समझ रहे हैं? तो स्वपोषी और विषमपोषी समझ गए आप। स्वपोषी का मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाए, परपोषी का मतलब जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर हो। तो उसमें क्या होता है? स्वपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें अगर आप नोट्स बनाना चाहें आप नोट्स बना लें, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें स्क्रीन पर से। स्वपोषी पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी एवं सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, जैसे कि हरे पौधे हो गए। और विषमपोषी है पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। समझ रहे? अब आगे देखते हैं। अब भोजन बनता कैसे? पोषण के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है। पहले आते हैं हम पौधों में, कि पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। अब भोजन कैसे बनाते हैं उसकी एक प्रक्रिया होती है, इसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ये देखिए, स्वपोषी हरे पौधों में कुछ जीवाणुओं जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें ये होता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देता है
ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। परिभाषा नोट करें, फिर समझाता हूं मैं आपको। एक्चुअली होता क्या है, पौधों की जो हरी पत्तियां होती हैं, हरी पत्तियों की जो सेल्स होती हैं, उनमें एक सेल्स के अंदर एक पार्ट पाया जाता है, एक ऑर्गेनेल्स पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मेनली वर्क क्या होता है कि जो सूर्य से रोशनी आती है, आप लोग देख रहे हैं सूर्य में कितनी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत हमारी धरती पर सूर्य को माना गया है। हर तरह की ऊर्जा सूर्य से निकलती है। सूर्य की ऊर्जा को संग्रहित करने का कार्य करता है आपका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा को अपने पास संग्रहित कर लेता है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उस सूर्य की ऊर्जा को वो क्लोरोफिल सूर्य ऊर्जा की मदद से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को आगे बढ़ाता है। जैसे अब देखें, प्रकाश संश्लेषण में पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ले लिया, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिया, और गैस के साथ साथ खनिज लवण जो धरती के अंदर हैं, जल हैं, पौधे ने वहां से जल ले लिया। जल, खनिज लवण और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल दोनों को एक साथ लिया और क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश दोनों की मदद से क्या बना दिया, ग्लूकोज का पार्ट। मेन जो भोजन होता है वो ग्लूकोज होता है, एनर्जी का जो स्रोत होता है वो ग्लूकोज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से उन्होंने ग्लूकोज बना लिया, जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना और पानी का कुछ पार्ट बना। अब ये ऑक्सीजन पौधों ने बनाया, यहां पर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से। यही ऑक्सीजन हम लोगों के यूज में आ जाता है। अब ग्लूकोज यहां बना, इसी ग्लूकोज को हम पौधे अपने खुद के भोजन के लिए इसी ग्लूकोज का प्रयोग करते हैं। आगे देखें, प्रकाश संश्लेषण के क्या क्या चीज चाहिए। बढ़िया नोट्स बनाया गया है, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लें या इनका नोट्स आप बना लें। क्या जो बताया गया आपको क्या क्या जरूरी है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, ये चार चीजें मुख्य जरूरी होती हैं भोजन बनाने के लिए। उसके बाद अब प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, जो बताया गया आपको, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में स्थानांतरित तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब आगे हम आप पढ़ते हैं रंध्र, स्टोमेटा। अब कहेंगे रंध्र स्टोमेटा क्या चीज है। स्टोमेटा क्या है, जैसे आप ये देखें पत्तियां होती हैं ना, पत्तियां हैं, दूर से देखने पर हमें नहीं दिखाई पड़ता, सब कुछ लगता है हार्ड है, लेकिन पत्तियों में क्या आता है, हर जगह पे सूक्ष्म रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। उन छिद्रों का काम क्या होता है कि ये जो है वहां से पौधे श्वसन का कार्य करते हैं। ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसकी प्रक्रिया उन छिद्रों के द्वारा होती है। उससे क्या होता है कि जैसे पौधे क्या होते हैं, अपने भोजन बनाने के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। उस ऑक्सीजन को जीव जंतु लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। ये परस्पर की क्रियाएं होती रहती हैं। तो पौधों के श्वसन के लिए उन स्टोमेटास की जरूरत पड़ती है, उन रंध्रों की जरूरत पड़ती है जो पत्तियों में पाए जाते हैं। ये जैसे एक पत्ती है जिसको दिखाया गया है यहाँ फिगर में, पत्तियों के बीच में ये है आपका रंध्र छिद्र। ये रंध्र छिद्र है, स्टोमेटा इसी को बोलते हैं। उनके आसपास जो है जो कोशिकाएं लगी होती हैं इनको बोलते हैं द्वार कोशिका, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का काम क्या होता है, इन रंध्र को खोलती हैं और बंद करती हैं वाष्पोत्सर्जन के लिए। जब गैसों का दबाव हमेशा अधिक से कम की तरफ जाता है। अब आप समझे, अब जैसे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, ऑक्सीजन देना है। इन सब क्रियाओं का जो माध्यम होता है, इन सब क्रियाओं का जो रास्ता होता है वो स्टोमेटा के थ्रू ही जाता है। ठीक है, तो स्टोमेटा क्या होता है समझ में आ गया। रंध्र, पत्ती की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं। उनके कार्य क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान, जो हमने आपको समझा दिया, नोट्स आप बना सकते हैं। ठीक, जल और वाष्प के रूप में रंध्र निकल जाता है। ठीक है, आगे देखें आप, रंध्र ये बना हुआ है, चित्र आप बना लें। आगे होते विषमपोषी। विषमपोषी हाइट्रोफिक न्यूट्रिशन, इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अच्छा, विषमपोषी पोषण।
विषम पोषी पढ़ा आपने ना, स्वपोषी होते हैं जो भोजन अपना खुद बनाते हैं, विषम पोषी होते हैं जो दूसरों के भोजन पर डिपेंड होते हैं। अब विषम पोषी क्या है? विषम पोषी पोषण है, ये 3 प्रकार का होता है, पढ़ा, प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण एवं परजीवी पोषण। अब देखिए प्राणी संपोषण क्या है? होलोजोइक प्राणी संपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है, जैसे अमीबा एवं मानव। मानव क्या करता है? भोजन लिया, खा लिया, शरीर में उसका पाचन हुआ, उसके बाद उत्सर्जन हो गया, ठीक। और अमीबा जो कि सबसे सूक्ष्म जीव माना जाता है धरती का, सबसे छोटी सेल, 1 सेल का प्राणी है, 1 सेल 1 कोशिका द्वारा निर्मित प्राणी है अमीबा। और मृतजीवी पोषण क्या है? आपने देखा होगा जब जीव जंतु मर जाते हैं, कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो उन पर चींटियां लग जाती हैं, बाहरी जीव जंतु लग जाते हैं जो उनका विघटन करते हैं, उनको तोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो होते हैं क्या? मृतजीवी, जो मृत जीवों के ऊपर डिपेंड होते हैं, वो मरे तो उन्हीं से उनका भोजन मिलता है, ऐसे को बोलते हैं मृतजीवी। चीजें क्लियर है? एकदम एक एक स्टेप हम आप क्लियर करते चलते हैं, तो कहीं भी क्वेश्चन आए, हाँ जी मृतजीवी किस पोषण किसे कहते हैं? मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी है, कवक है। आप घर में देखते होंगे, जैसे जानवरों का तो अलग हो गया, घर में आप देखते होंगे कोई भी चीज़ अगर किसी स्थान पर रख दी गई, रोटियां कुछ दिन अगर गलत जगह पड़ी रही, फफूंद लग जाते हैं, कवक लग जाते हैं, तो ये सब जीव जंतु हैं जो उन पर डिपेंडेंस, जो उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। तो ये है मृतजीवी पोषण। उसके बाद आता है परजीवी पोषण, पैरासाइट। पैरासाइट यानी परजीवी पोषण, जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर डिपेंड होते हैं, जैसे परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे आपका जूं है, फीता कृमि है, अमरबेल है, और जो जूं हो गया आपका, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, जो कि परजीवी पोषण, ये पैरासाइट्स हैं। जैसे मच्छर है, ये सब पैरासाइट्स हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड है, अपना भोजन उनसे प्राप्त करते हैं। तो क्लियर है? प्राणी संपोषण, मृतजीवी पोषण एवं परजीवी पोषण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अमीबा, जो हमने कहा कि ये इस धरती पर उपस्थित सबसे छोटा जीव अमीबा माना जाता है। अमीबा एक कोशिका से बना हुआ है। अमीबा में पोषण कैसे होता है? एक ही सेल का प्राणी है, कैसे भोजन लेता होगा, कैसे खाता होगा, आइए देखते हैं। अमीबा 1 सेल का प्राणी है, ये इसका न्यूक्लियस है, इसके सारे इसके अंदर के सारे कोशिका द्रव्य में उपस्थित सारे जो है कोशिका के ऑर्गेनेल्स हैं। अब मान लो एक खाद्य पार्टिकल, एक भोज्य पदार्थ कुछ आया इसके खाने लायक, तो ये जिस भी बॉडी के जिस भी पार्ट से, ध्यान देना इस बात को, बॉडी के जिस भी पार्ट से अमीबा के ये भोजन टच होगा, वहां पर अमीबा अपनी प्रकृति को बदल देता है, अपनी प्रकृति को बदल के अपना वह आकार इस तरह से बना लेता है कि खाद्य पदार्थ को दोनों तरफ से घेर लेता है। उसके बाद धीरे धीरे उस खाद्य पदार्थ को अपने शरीर के अंदर लेता है, ठीक है। ये देखिए, इसको जो ये आकृति बनती है इसको बोलते हैं पादाभ या कूटपाद, ठीक। उसके बाद अब ये जो यहाँ पर एक रिक्तिका बन जाती है, यहाँ पर जैसे आप देखिए गोला बन गया ना, जब चारों तरफ घेर लेगा अंदर वैक्यूम बन जाएगा, अंदर पूरा स्पेस बन जाएगा। इस वैक्यूम को, इस स्पेस को बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, अगर बड़ा पदार्थ है भाई, 1 सेल का, खुद ही उसके लिए बड़ा क्या होगा, थोड़ा छोटा पदार्थ, तो उसको और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। उसके बाद वो खाद्य पदार्थ जो है उसके कोशिका की सतह, कोशिका के अंदर, इसके बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब ये देखें, यहाँ पर आया और उसके बाद अब वो पदार्थ कोशिका के अंदर जो है प्रविष्ट कर गया, अमीबा के अंदर पहुंच गया, अमीबा ने भोजन लिया और उसका इसी कोशिका द्रव्य में ही उसका पाचन हो जाता है। पाचन होने के बाद जो उचित पदार्थ हैं उनका अवशोषण हो जाएगा, जो प्रोटीन से विटामिन जो भी उसके लिए जरूरी चीज़ें हैं वो इसकी बॉडी में उसका अवशोषण हो जाएगा। बाकी जो उत्सर्जी चीज़ें होंगी जो ग्रहण करने योग्य नहीं होंगी वो सब फिर से बॉडी की सतह पे आ जाएंगी और इन्हीं सतह से वो बाहर चली जाएंगी, ठीक। ये हो गया इनका पोषण एवं उत्सर्जन अमीबा का। आगे देखते हैं पैरामीशियम, ये भी 1 सेल का प्राणी है। इसे बस एक इसके अमीबा का तो पूरा बॉडी, कहीं भी टच हुआ पदार्थ तो अपना आकार बदल करके भोजन को ले लेगा। पैरामीशियम में बस एक ही मुख्य पार्ट होता है जहाँ से वो भोजन को ले सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ बताने लायक चीज़ें इसमें नहीं है। आगे देखते हैं। उसके बाद अब आते हैं मनुष्य में। हम में पोषण कैसे होता है, सबसे मुख्य बात है
जरा ध्यान से समझिएगा। हमें खाली यही पता चलता है कि हाँ जी भोजन लिया, खा लिया, उसके बाद भोजन बॉडी में गया, उसका उत्सर्जन हो गया, लेकिन इसके बीच में इतनी सारी प्रक्रियाएं होती हैं, अगर ध्यान से हम समझें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देखें, पोषण के ये 5 चरण हैं। पहला अंतःग्रहण, फिर पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं बहिक्षेपण। शॉर्ट में अगर समझें तो अंतःग्रहण क्या है? भोजन को मुंह में लेना, ये हो गया आपका अंतर्ग्रहण। उसके बाद पाचन, जाके खाना पेट में पचा। उसके बाद अवशोषण, उस भोजन से जो भी प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, उन चीज़ों का अवशोषण, उन चीज़ों को खींच लिया, बाकी बचा अलग का मटेरियल। उसको स्वांगीकरण, जो प्रोटीन, विटामिन्स, जो भी चीज़ें, जो भी तत्व, जो भी एलिमेंट्स इनसे लिए गए, उनके बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुँचाना, वो संभव में आता है। उसके बाद अब जो बचा, जो भी उत्सर्जी पदार्थ बचा, उसका बहिक्षेपण, उसका उत्सर्जन, बॉडी से बाहर देना। ये पूरा हमारे बॉडी में पोषण की प्रक्रिया है। अब देखिए, अब देखिए हमारी आहार नाल, हमारी आहार आंत, सारी प्रक्रिया, भोजन की सारी प्रक्रिया कहाँ होती है? आंत से होती है, जो मुख से शुरू होकर के पूरे गुदा नाल तक गई हुई है। आगे देखें, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है मुंह से। हम पहले भोजन को लेते हैं, भोजन को मुंह में डालते हैं, वहीं से हमारी पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब देखें पोषण, अब मुंह में लिया, पहले जब मुंह में लिया, उसके बाद मुंह में लेते ही यहाँ लार ग्रंथियाँ होती हैं। लार ग्रंथियों, भोजन में लार सनता है, भोजन को लसलसा बनाता है, जिससे करके वो दांतों से अच्छे से चबाया जा सके। पहले मुंह में आया, फिर दांत से उसको चबाया, फिर जीवा ने उसका टेस्ट लिया, उसके बाद लार ग्रंथियाँ में वो सन गया। इसमें स्टार्च और इसमें एमिलेज एंजाइम होता है, जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। पाचन आपका यही शुरू हो जाता है। एक्चुअली ये जो आपका लार है, एक तरह का एंटीबायोटिक होता है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो मुंह की चोट है, मुंह के अंदर कोई छाले पड़ जाते हैं, तो अमूमन जल्दी ही ठीक हो जाते हैं, क्योंकि लार ग्रंथि में एक एंटीबायोटिक होता है। बहुत जल्दी उन चीज़ों को हर बार अगर एंटीबायोटिक मिल रहा है उसको, तो उससे वो घाव जल्दी ही भर जाता है। लार भी आपका एक तरह का एंटीबायोटिक है। तो यहीं से धीरे 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 आपका खाना पचना शुरू हो जाता है, पोषण आपको मिलना शुरू हो जाता है। लार ग्रंथियों से लार निकलता है, लार रस, इसको लार रस कहते हैं। स्टार्च लार एमाइलेज एंजाइम शर्करा उसमें कन्वर्ट कर देता है। भोजन ग्रसिका, उसके बाद आपका जो भोजन है वो ग्रसिका, यानी इसको बोलते हैं आपका ओर्सोफेगस, यहाँ तक ग्रसिका में जाता है। उसके बाद आगे एक गति होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यानी इन हिंदी इसको कहते हैं क्रमांकुंचक गति। जब खाना हम गले से नीचे उतरता है तो वहाँ पर आंत में एक ऐसे इस तरह का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, जिसके सहारे भोजन धीरे 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 आगे बढ़ता है, आमाशय तक पहुँचता है। ठीक है, अब ये देखें, ये फिगर के सहारे समझे। यहाँ पे हमने भोजन लिया, मुख में लिया, फिर जिह्वा के रास्ते ग्रसिका तक आया, उसके बाद फिर सीधा पूरा आंत तक पहुँचा, धीरे धीरे छोटी आंत, उसके बाद बड़ी आंत से होकर रेक्टम से आकर के यहाँ लास्ट में बाहर हो गया। ठीक है, ये आपका जीवा है, चित्र का स्क्रीनशॉट ले लें या बना लें आप इसको। यहाँ आपका लीवर है, उसके बाद यहाँ पर पित्तरस है जिसका श्रवण होता है। ओके, आगे देखें, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो काफ़ी जो है टाइम लग जाएगा इसमें। आमाशय, अब देखिए मेन पार्ट है आपका आमाशय। आमाशय ऐसा जिसके अंदर बहुत सारी एसिड्स होती हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। जब भोजन हमारे आमाशय में पहुंच गया, पेट के अंदर पहुंच गया, तो वहाँ आमाशय में बहुत सी तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। पेप्सिन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम। पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड श्लेष्मा। पेप्सिन एक्चुअली होता क्या है, पेप्सिन का मेन काम है प्रोटीन पचाने का। कार्बोहाइड्रेट तो जल्दी पच जाता है, इवन फैट्स भी पच जाते हैं, लेकिन प्रोटीन पचने में बहुत मुश्किल करता है। जिनका पाचन तंत्र सही नहीं होता, भोजन को चबा चबा के नहीं खाते, जल्दबाजी में खाना खा लिया, कुछ सूखा कुछ गीला भोजन अंदर गया, उसके बाद होता क्या है कि दिन भर वो भोजन ठीक से पचेगा नहीं, उसके कहीं कोने में पड़ा रहेगा, ठीक से पचेगा नहीं, तो मूवमेंट के साथ आगे बढ़ता नहीं। ऊपर से अगर पेप्सिन ही बॉडी में कम है तो क्या होता है कि भोजन कायम नहीं बनेगा, सनेगा नहीं, और भोजन का प्रोटीन पचेगा नहीं, प्रोटीन कहीं ना कहीं वहीं पड़ा रहेगा, तो उससे गैस बनेगी। जो गैस बनेगी, जो एसिड बनेगा, तो पूरी बॉडी में फैलेगा, तो कहीं गैस ऊपर से, कहीं अगल बगल से, नीचे से निकलती रहेगी तो वो व्यक्ति जो है अपचन का शिकार हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, यही पेप्सिन, आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं, यही पेप्सिन और डिस्टेज एंजाइम का कॉम्बिनेशन आता है। सेमेथिकॉन एक केमिकल फॉर्मूला है, इनके साथ पेप्सिन,
पेप्सिन डिस्टेज और सेमेथिकॉन कॉम्बिनेशन में बहुत सारे एंजाइम सिरप्स आते हैं जिनको ऊपर से दिया जाता है, तो वो क्या करते हैं, पेप्सिन फिर जाकर के उन प्रोटीन को पचा देगा और आगे जाके बॉडी में वो चीज़ें डिजॉल्व होंगी और पाचन सही हो जाता है। तो उसके लिए मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन हम कहते हैं अगर अपना पाचन, अपना अगर डेली रूटीन हम सही कर लें, भोजन को चबा के खाएं, आराम से खाएं, चीज़ों को सही मात्रा में खाएं, सड़ी गली चीज़ें ना खाएं, तो शायद हमें डॉक्टर की या मेडिसिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब भोजन आ गया आपका अमाशय में, यहाँ पेप्सिन मिला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला, यहाँ सिलिस्मा मिला, ये सब मिलके भोजन को पचाने का कार्य करेंगे, भोजन आपका यहाँ पचेगा। फिर भोजन आगे बढ़ता है, यहाँ से रोल अब शुरू होगा आपकी आंतों का, क्षुद्र आंत, छोटी आंत जिसको बोलते हैं इलियम। अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, का जो है यहाँ पर जो सारे एंजाइम्स हैं वो सब, इन सब 3 चीज़ें मिलती हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। भोजन में इन 3 चीज़ें मैक्सिमम होती हैं जिनके कि पचने से बॉडी को एनर्जी, ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में ब्रेक करते हैं, फैट्स को वसा अम्ल में, ग्लिसरॉल में ब्रेक करते हैं, और प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में तोड़ कर सरलीकरण करते हैं ताकि आराम से ये पच जाए बॉडी में। उसके बाद से भी आपका लीवर है, यकृत है, अग्नाशय है, जिनसे कि बहुत सारे एंजाइम्स का पित्त रसों का श्रवण होता है जिससे भोजन पचता है। अगर ये कम मात्रा में निकलें तो गैस बन एसिडिटी की समस्या हो जाती है, अगर ज़्यादा मात्रा में निकलें तो हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। यानी बैलेंसिंग शुड बी देयर। ओके, अब यहाँ देखें, यकृत, पित्तरस, पित्तलवण, ये नोट्स बना लें आप, सही भाषा में समझ लें पहले चीज़ों को। अब देखें, प्रोटीन को बचाएगा आपका ट्रिप्सिन, पेप्टोन से बदल देगा, वसा को लाइपेज आपको वसी एसिड बदलेगा, स्टार्च को एमिलेज ग्लूकोज बदल देगा। ठीक है, और एक दाद रोम होता है जो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, जो चीज़ों का जगह थोड़ी बढ़ा देते हैं। आगे आते हैं बृहद आंत्र, इसका बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होता। इसका काम एक चीज़ है कि जो बचा हुआ जल है उसका अवशोषण कर लेना, उसके बाद और जो बाकी जो पदार्थ बचा हुआ है विटामिन प्रोटीन्स का, बार बार पूरे आंत में इसका अवशोषण होता है खाने का। जब सारा प्रोटीन, विटामिन, उनका सबका पूरी तरह से खिंचाव हो गया, अवशोषण हो गया, उसके बाद जो जल बचा उसका अवशोषण हो गया, जो उत्सर्जी पदार्थ कुछ बचा उसको सीधा रेक्टम से बाहर कर देने का इसका काम है, आंत से बाहर। ठीक है, यहाँ फ्रेश हो जाता है मामला। आगे चलें आप। इसके बाद यहाँ पर आपका पाचन क्रिया यहाँ पे आपकी संपन्न होती है। यानी भोजन आया, मुंह से लिया, दांत से चबाया, लार ग्रंथियाँ मिली, ओसोफेगस में गया, आमाशय में गया, वहाँ पर पित्तरस मिला, एंजाइम मिला, एंजाइम ने भोजन को पचाया, फिर आंतों से होते अवशोषण करते हुए सीधे बृहदांत में आया। बृहदांत ने क्या किया, सारे भोजन से सारी सामग्रियों का अवशोषण किया, जल का अवशोषण किया, उसके बाद जो उत्सर्जी पदार्थ बना उसको जो सीधे शरीर से बाहर कर दिया। ये आपका पूरी पाचन की प्रक्रिया समाप्त हुई। अब हम अगली प्रक्रिया पढ़ेंगे, श्वसन। श्वसन क्या है? श्वसन पे हम आते हैं। इसमें अगर कुछ बच गया हो तो अब एक बार इसका आप ले लें, इसकी शॉट ले लें या इन चीज़ों को जो है नोट कर लें। ठीक है, 1 मिनट है आपके पास। ओके बच्चों, नोट्स बना लिया, आगे चलते हैं। अगली प्रक्रिया है आपकी श्वसन। पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, अब समझें। भोजन तो ले लिया, पचा लिया, ठीक है, चीज़ें शरीर में पहुंच गई, कार्बोहाइड्रेट पहुंच गया, बस ये कार्बोहाइड्रेट आपका टूट गया ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट आपका पहुंच गया ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। आपका जो वसा है वो एसिड्स में टूट गया, वसी अम्लों में टूटा। प्रोटीन आपका वहाँ से आकर के प्रोटीन आपका पेप्टोन्स वगैरह में टूट गया, जिससे सबका सरलीकरण तो हो गया, लेकिन अब ऊर्जा कहाँ से आएगी? उसके लिए श्वसन की जरूरत पड़ती है। अगली प्रक्रिया आपकी श्वसन, जिससे बॉडी को अंततोगत शरीर को अपनी सारी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होगी। तो ऊर्जा तक हम कैसे पहुँचेंगे? अब ये प्रक्रिया आपकी श्वसन की। देखें,
अब देखिए ग्लूकोज यहाँ पे आया। एक्चुअली हमारी जो बॉडी में ग्लूकोज जब आता है C6, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, यानी कार्बन के 6 अणु होते हैं, जिसमें से क्या होता है, एक कोशिका होती, कोशिका के अंदर द्रव्य होता है, और द्रव्य के बाद फिर उसके बाद एक कोशिका में एक पार्ट पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल का, उस बॉडी का पावर हाउस है जहाँ से ऊर्जा मिलती है। यहाँ पे 3 कार्बन, 6 कार्बन का समूह है ग्लूकोज, जिसमें 3 जब कोशिका द्रव्य में आता है 2 भागों में टूट जाता है, 3 कार्बन में टूट जाता है, जिसको एक भाग को बोलते हैं पायरूवेट, और यहाँ पे कुछ ऊर्जा भी निकलती है जब ये 2 भागों में विखंडन होता है। ठीक है, आधी ऊर्जा तो यहाँ निकल गई, बाकी जो 3 कार्बन बचा वो पायरूवेट, यहाँ तो पायरूवेट बन गया, उसके बाद बाकी जो ग्लूकोज का अणु है वो जा करके चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये जो श्वसन होगा ये बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ऑक्सीजन यहाँ उपस्थित नहीं होता है, ऑक्सीजन मिलेगा आपको कहाँ पे जाके, माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये सीधे पहुँचेगा माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ ऑक्सीजन मिलेगा वहीं पर ये फिर से ब्रेक होगा। अब ये पायरूवेट ऊर्जा एक कोशिका द्रव्य में रहा, लेकिन उसके बाद जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की जहाँ अनुपस्थिति है वहाँ एक क्या बनाएगा, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा, ये सब जैसे ईस्ट और किण्वन ईस्ट वगैरह में होता है। उसके बाद अब देखो ऑक्सीजन की उपस्थिति, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचेगा तो वहाँ पर जब ब्रेक होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ऊर्जा वहाँ पे कन्वर्ट ऊर्जा मिलेगी और जल निकलेगा। ये सारा काम कहाँ पे होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। यानी श्वसन का 2 भाग है, पहला होगा कोशिका द्रव्य में और दूसरा होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव्य में जो होगा वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। और कहीं कहीं होता है जो ऑक्सीजन के अभाव में होता है, जैसे हम आपको बताएं। अब एक होता है ऑक्सीजन के अभाव, जब ऑक्सीजन का अभाव होगा तब जब ग्लूकोज टूटेगा तो ग्लूकोज टूट के लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। ये कहाँ होता है, हमारी पेशी कोशिकास में होता है। पेशी मतलब मसल्स। कभी कभी आपने देखा होगा, एक मार्क की बात समझें आप, एग्जाम्स में भी कई क्वेश्चंस आते हैं ना, कई बार ऐसा होता है हम जब बहुत मेहनत कर देते हैं हमारी बॉडी इतनी थक जाती है कि लगता है कि अब तो यह हाथ नहीं उठेगा, बहुत मेहनत कर दिया, बहुत ज़्यादा कुदाल फावड़ा चला लिया, एक्सरसाइज कर दी, जिम कर लिया, कसरत कर ली, तो लगता है हाथ भर गए, फूल गए। तो उसमें क्या होता है कि तो क्वेश्चन क्या बनता है कि हम जब कभी बहुत अधिक मेहनत कर देते हैं तो हमारी बॉडी पूरी तरह से थक जाती है। ऐसा क्या होता है, किस वजह से बॉडी थक जाती है, किस वजह से सेल्स काम करना बंद कर देती हैं, पूरी तरह थक जाते हैं, इसका जवाब मांगता है। तो इसका सीधा सा आप मैकेनिज्म समझ लें। एक्चुअली हम जब कोई कार्य करते हैं, हमारी सेल्स को, हमारी बॉडी को आपने देखा कि श्वसन के लिए, ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जब बॉडी में जो ग्लूकोज उपस्थित है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, आपको एनर्जी देगा, ठीक है। और जब ऑक्सीजन की अधिक जरूरत पड़ी, हमने मेहनत अधिक कर दी, सारा जो ऑक्सीजन था उसकी खपत हो गई, बॉडी में तब तक एनर्जी बनी रही, तब तक हम जोश से काम करते रहे। लेकिन कुछ देर बाद होता क्या है कि ऑक्सीजन वहाँ का खत्म हो जाता है। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा तब आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, जो आपका ग्लूकोज है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में नहीं टूटेगा। तब वो कहाँ टूटेगा, आपका जो ग्लूकोज है ये जा करके टूटेगा यहाँ पर, जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल नहीं बनाएगा, ये बनाएगा लैक्टिक एसिड, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है। तब वो क्या बनता है, कोशिकाओं में क्या भर जाता है, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भरेगा और वहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो लैक्टिक एसिड भरने के बाद क्या हो जाता है, कोशिकाओं में ऊर्जा नहीं रह जाती, जिससे पूरी तरह से बॉडी शिथिल पड़ जाती है। फिर वो बेड आपको होते ये कुछ देर आराम करो, आराम करने से क्या होता है, फिर से हम श्वसन करते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन वहाँ उस जगह पहुँचता है, धीरे धीरे सेल्स अपने आप को फिर से जो है चीज़ों को, ऊर्जा को फिर से जनरेट करती हैं, जिससे अपना कार्य फिर से करती हैं। तेज लगता है कि हाँ जी अब रिलैक्स हो गया, फिर से हम उतना पूरा काम कर सकते हैं। ऑक्सीजन की जब भरपाई हो जाती है, लैक्टिक एसिड खत्म हो जाता है, तो अपना काम हम कर पाते हैं। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा आता है श्वसन कितने तरह का होता है। ठीक, 2 तरह का होता है, एक वायवीय श्वसन, एक अवायवीय। एक वायवीय का आप वही पुरानी चीज़ें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा मुक्त होगी, ये कोशिका द्रव्य एवं माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी 36 ATP यहाँ बनती है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। उदाहरण जैसे हम इंसान में होता है, मनुष्य में होता है, ठीक है।
अब आगे अब आएगी क्या, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है ग्लूकोज का अपूर्ण अपचयन होता है, उपचयन होता है, जिसमें एथेनॉल, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा मुक्त होती है। यह केवल कोशिका द्रव्य में होता है। कम ऊर्जा निकल, जो हम आपको बता चुके हैं पहले ही कि पहले जो है 3 कार्बन कोशिका द्रव्य में ही टूट जाता है, बाकी 3 माइटोकॉन्ड्रिया में जाते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन होता है। ठीक है, नोट्स अगर बनना चाहें, ऑक्सीजन शॉट लेना चाहें आप ले लें। आगे देखिए, ये है मानव श्वसन तंत्र। देखिए हम सांस कहाँ से लेते हैं, नाक से। पहले क्या आया, नासाद्वार, फिर गसनी, गले तक गया, फिर कंठ, फिर श्वास नली, फिर श्वसनी, फिर श्वसनिका, फिर फेफड़े तक गई, उसके बाद कुपिका, कोश, रुधिर वाहिकाएं, वहाँ से जो है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, ये देखिए पूरा फिगर बना, इसे बना लें, इसे समझ लें। ये हमारा नासाद्वार है, यहाँ से यहाँ ये मुख है, ग्रसनी, कंठ, यहाँ से ऑक्सीजन आया, यहाँ से हमने ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन सीधे यहाँ नलिकाओं में आया, यहाँ से फेफड़े में पहुँचा, फुफ्फुस आपका फेफड़ा ही है, फुफ्फुस, फिर पसलियों ने संकुचन करके उसे प्रसार किया, सारा ऑक्सीजन वहाँ से, ऑक्सीजन सीधे वहाँ से आगे बढ़ा। ये देखें, उसके बाद नेक्स्ट मानव श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया कैसे कैसे 2 चीज़ें होती हैं, एक अंतः श्वसन, एक उच्छ्वसन। अंतः श्वसन क्या है, वक्षीय गुहा फैलती है, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ती हैं, वक्ष ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, गुहा में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़े में भर जाती है, यानी जब हम सांस खींचते हैं तब ये सारी चीज़ें होती हैं। और उच्छ्वसन में क्या होता है, वक्षीय गुहा अपने मूल आकार में वापस आ जाती है, पसलियों की पेशियां शिथिल हो जाती हैं, वक्ष अपने स्थान पर वापस आ जाता है। ठीक, सांस लिया, छोड़ दिया, हम नॉर्मल हो गए। ठीक, वापस आ जाता है, गुहा में वायु का दाब बढ़ जाता है और वायु कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों से बाहर चली जाती है। ठीक है, क्योंकि हमने श्वसन किया तो क्या बना, ऊर्जा बनी और कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर हो गई। श्वसन, अंतः श्वसन, उच्छ्वसन, वही चीज़ें, अंदर लेना, बाहर जाना। फिर हाँ, अब जीव श्वसन कैसे करते हैं, जो स्थलीय जीव यानी जो धरती पे रहते हैं वो कैसे श्वसन करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जो जल में रहते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि जल में ऑक्सीजन नहीं होता, जल में, पानी में भी आपका ऑक्सीजन घुला हुआ है। जल का सूत्र क्या है, H2O, 2 पार्टिकल जो है हाइड्रोजन के और 1 पार्टिकल ऑक्सीजन का होता है जल में। तो जल में भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं जलीय जंतु। ओके, अब आगे देखें, कुपिका, रक्त एवं ऊतकों के बीच गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। अब देखिए, रक्त वाहिकाओं में क्या होता है, ऑक्सीजन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीजन ही हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी। जो बॉडी में जो आपका हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके ऑक्सीजन आरबीसी में हीमोग्लोबिन के साथ मिल करके HbO2 बनाती है, जहाँ की ऑक्सीजन धमनियों द्वारा ऊतकों में पहुँचता है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त वाहिका में CO2 का रक्त में विसरण करके, उसके बाद ये नासाद्वार द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का कुपिका कोश विसरण होता है, उसके बाद रक्त वाहिका द्वारा कुपिका से में विसरण द्वारा बाहर हो जाता है। ठीक है, आ गया संवहन। इसके बाद आपका आगा संवहन, मनुष्य में भोजन, ऑक्सीजन व अन्य पदार्थों की निरंतर आपूर्ति करने वाला तंत्र संवहन कहलाता है। ठीक है, अब संवहन का चैप्टर हम इसके बाद लेंगे। अगला चैप्टर आपका आएगा संवहन। अब दोस्तों, इनमें जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हों, कमेंट बॉक्स में जा करके उन चीज़ों को कमेंट करें कि सर ये सब्जेक्ट का ये पार्ट, चाहे वो प्रकाश संश्लेषण हो, चाहे जो भी पार्ट्स हों, जहाँ पर भी आप कुछ कन्फ्यूजन हो, चीज़ें ना समझ में आई हों, समझाने की पूरी कोशिश की गई है। जहाँ पर आपको ना समझ में आया हो, जैसे कुपिका हो या श्वसन में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, या अंतःश्वसन वायुश्वसन में आ रहा हो, या फिर किसी भी पार्ट में कहीं पर भी कोई दिक्कत आपको आ रही हो, किसी भी पार्ट में कोई चीज़ ना समझ में आई हो, ग्लूकोज के विखंडन में, या फिर जो है बॉडी में किस तरह से ऑक्सीजन या किस तरह से बॉडी में पाचन होता है, छोटी आंत बड़ी आंत, जो डिफरेंस कुछ चीज़ जो समझ में ना आई हो, उनको दोबारा आप कमेंट में जा करके कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का पूरा जवाब दिया जाएगा और जो चीज़ नहीं समझ में आएंगी उनको दोबारा से क्लियरफाई किया जाएगा। जो बच्चे जिस क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन हो उनको कमेंट में डालें, सर ये बस चीज़ें हमारी समझ में नहीं आई हैं, हम इनको पूरी तरह से फिर से रिकवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज का कोर्स जो है पूर्ण होता है।
कल हम मिलेंगे एक दूसरे दूसरे वीडियोज़ में आपके इसी चैप्टर के अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है संवहन। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, पढ़ते रहिए और अपने से बड़ों का आदर सम्मान करिए और खुश रहिए। ठीक है, जय माता दी।